नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो इस कहानी के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि सूर्यांशी और बलदेव राज का किस तरह से सामना होता है और सूर्यांशी राजकुमार व्योम से किस तरह से मिलती है। तो आइए जानते हैं इससे आगे की कहानी कि इससे आगे की कहानी में क्या होता है। व्योम अपने असुर रूप में बदल जाता है। बहुत ही भयानक लंबे नाखून और कर्कश आवाज़ राजकुमारी सूर्यांशी को पकड़कर अपने हाथों में उठा लेता है। इस भयानक असुर के सामने महाराज हरिवंश और युवराज बलदेव राज तो ऐसे लग रहे थे जैसे हाथी के सामने चींटी। व्योमासुर का विकराल रूप भय पैदा कर रहा था। महाराज हरिवंश और उनकी पुत्री उर्वशी के मन में यही सही मौका था सूर्यांशी को बचाकर महाराज हरिवंश का दिल जीतने का, और बलदेव राज इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। इसी अवसर का लाभ उठाने के लिए बलदेव राज सीधा व्योमासुर के सामने चला जाता है। बलदेव राज व्योमासुर को ललकारते हुए, व्योमासुर छोड़ दो राजकुमारी सूर्यांशी को, नहीं तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। व्योमासुर जोर से हंसते हुए, क्या जमाना आ गया है, अब ये तुच्छ सब प्राणी महाबली व्योमासुर का वध करेगा। मूर्ख प्राणी, चला जा यहाँ से, वरना मेरे क्रोध से तू नहीं बचेगा। और वैसे भी मैं कमज़ोर लोगों से नहीं लड़ता। अब जान प्यारी है तो वापस लौट जा। बलदेव राज बोला, व्योमासुर, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने अभी राजकुमारी सूर्यांशी को आज़ाद नहीं किया तो अंजाम तेरी मौत होगी। व्योमासुर बोला, लगता है सूर्यांशी से पहले तुझे खत्म करना पड़ेगा मुझे। व्योमासुर आग के गोले फेंकना शुरू कर देता है। बलदेव राज भी पूरी तैयारी के साथ आया था। अपनी तलवार निकालकर लड़ाई करने लग जाता है। व्योमासुर के आग के गोले बलदेव राज की तलवार को भेद ही नहीं पा रहे थे। फिर व्योमासुर ने शस्त्रों का हमला करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जादुई शस्त्र बलदेव राज की तलवार से टकराकर ध्वस्त हो चुके थे। व्योमासुर समझ चुका था कि उसकी हार तय है और अगर सूर्यांशी को नहीं छोड़ा तो बलदेव राज का निश्चय ही उसके प्राण ले लेगा। बलदेव राज कहने लगा, बहुत हुआ तुम्हारा खेल व्योमासुर, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। व्योमासुर बोला, ठीक है युवराज, मैं हार गया, मुझे मारो मत, मैं राजकुमारी सूर्यांशी को आज़ाद कर रहा हूँ। राजकुमारी सूर्यांशी को अपनी कैद से मुक्त करके धरती पर छोड़ दिया। बलदेव राज बोला, अब ये विशालकाय रूप को हटाओ, वापस से पहले जैसे बनो। और इन सब के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था और क्यों? व्योमासुर वापस से अपने उसी रूप में आता है और बोला, मेरा मकसद उर्वशी से शादी करके उसके गर्भ से अलौकिक
और अद्भुत शक्तियों से युक्त असुर पैदा करना था। सूर्यांशी बोली, लेकिन उससे तुम्हें क्या मिलता? व्योमासुर बोला, इससे मैं दुनिया पे राज करता। और क्या करता? लेकिन तुमने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया। बलदेव राज तलवार के वार से व्योमासुर का सर काट देता है। मुझे अच्छी तरह पता है व्योमासुर, तुम्हारे यहाँ आने का मकसद और किसने भेजा होगा तुम्हें। महाराज हरिवंश भी वहाँ आ जाते हैं। बलदेव राज, आपने क्यों मारा उसे? उसने तो राजकुमारी सूर्यांशी को मुक्त कर दिया था। फिर? युवराज बलदेव राज बोले, महाराज वह असुर था और असुर कभी भी बदल नहीं सकते। इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और ये भविष्य में और अधिक घातक हो सकता था। सूर्यांशी कुछ देर सोचने के बाद बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जादुई शक्ति शाली तलवार आपके पास कहाँ से आई? बलदेव राज बोले, राजकुमारी, वो हम काफ़ी दिन से वन में रह रहे थे, तो हमने यज्ञ किया और मेरे इष्ट सूर्य देव का स्मरण किया। तभी उस यज्ञ से ये तलवार निकली। राजकुमारी उर्वशी वहीं आ जाती है और सूर्यांशी को गले लगाते हुए कहने लगी, तुम ठीक हो सखी, हम तो घबरा ही गए थे। सूर्यांशी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मौका अच्छा है, अभी बात कर ले अपने पिताश्री से, मान जाएंगे। बाद में मूड बदले या कोई और संकट आए, कुछ भी हो सकता है। उर्वशी बोली, नहीं सखी, अभी रात काफ़ी हो गई है, राजमहल पहुंचकर ही बात करेंगे इस विषय पर। सूर्यांशी बोली, महाराज रात काफ़ी हो गई है, अब हमें राजमहल की तरफ लौटना चाहिए। बलदेव राज बहाना बनाते हुए, अच्छा तो राणा जी, मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए मुझे। आपकी अतिथि राजकुमारी सूर्यांशी अब सकुशल है। बलदेव राज वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। तभी महाराज हरिवंश बोले, रुको युवराज, आपने हमारी राजकुमारी सूर्यांशी के प्राण बचाए हैं। आप राजमहल चलिए, रात्रि विश्राम कीजिए, प्रातः आप अपने महल की ओर चले जाना। बलदेवराज यही तो चाहता था। सभी मार्कंड वन से महल की ओर चले जाते हैं। महारानी वैशाली ने भोजन पकाकर तैयार कर रखा था। सभी भोजन ग्रहण करने बैठ जाते हैं। राजकुमारी उर्वशी के समीप युवराज बलदेव राज बैठ गए थे और उनके पास में राजकुमारी सूर्यांशी। राजकुमारी उर्वशी को मालूम था कि भोजन ग्रहण करते समय कोई बात करे तो अपने पिताश्री को कदापि अच्छा नहीं लगता। इसलिए उर्वशी शांत होकर भोजन ग्रहण कर रही थी। उसी को शांत देखकर बलदेव राज भी शांत ही रहे। कुछ देर बाद भोजन समाप्त हुआ। महाराज हरिवंश अपने आसन से उठने वाले थे, तभी सूर्यांशी बोल पड़ी, महाराज उर्वशी आपसे कुछ कहना चाहती है। महाराज हरिवंश बोले, हाँ बोलो पुत्री, क्या बात है? मन की बात मन में मत रखो। उर्वशी बोली, वो पिताश्री शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी।
तभी इतना भयानक संकट, आप प्रजा को कल क्या जवाब देंगे? महाराज हरिवंश बोले, पुत्री, प्रजा सब समझ जाएगी, उनकी चिंता ना करो। बस आपको कुछ ना हुआ, आपके जीवन को हमने सुरक्षित बना दिया, यही तो हर पिता का धर्म होता है। बलदेव राज बोले, हाँ महाराज, आपने सही कहा। अगर जरा सी चूक हो जाती, अगर ये विवाह हो जाता तो राजकुमारी का पूरा जीवन बर्बाद कर देता वो। उर्वशी धीरे से बोली, पिताश्री, लेकिन अब हमसे विवाह कौन करेगा? हम विवाह के लिए सज्ज थे, सारा सामान आ गया, क्या अब हम उसको वापस भेज दें जहाँ से मंगाया था? महाराज हरिवंश बोले, आपके लिए युवराज बलदेव राज है ना? जब वो आपकी सहेली की रक्षा अपने प्राणों पर खेलकर कर सकते, तो आपकी रक्षा तो वो दिल और जान से करेंगे। युवराज बलदेव राज से अच्छा वर आपके लिए कौन हो सकता है? उर्वशी बोली, पर पिताश्री, युवराज बलदेव राज हमसे विवाह क्यों करेंगे? वो तो पराक्रमी शूरवीर हैं, उनके लिए तो अनेकों राजकुमारियां पंक्ति में खड़ी होंगी। बलदेव राज बोले, महाराज, अब मैं क्या कहूँ, राजकुमारी उर्वशी हमें पसंद है, हम विवाह के लिए तैयार हैं। सूर्यांशी बोली, युवराज, पर आपने तो बताया था आपके पिताश्री ने आपके लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। महाराज हरिवंश बोले, पुत्र, तो ठीक है, कल शुभ मुहूर्त में तुम्हारा और हमारी पुत्री उर्वशी का विवाह होगा, और हमारे समधी जी दक्षपुर के महाराज अमर सिंह को संदेश भिजवा दो, बारात लेकर आए, धूमधाम से शादी होगी। महाराज इतना कहकर सभा की ओर चले जाते हैं। महारानी भी अपने कार्य में व्यस्त हो जाती हैं। सूर्यांशी बोली, राजकुमारी, अब हमें वापस अपने महल जाना होगा। उर्वशी बोली, पर सखी, कल विवाह है, कल तक रुक जाइए ना, बाद में चली जाना आप। बलदेव राज कहने लगे, ये भी कोई बात हुई राजकुमारी, आपने हम दोनों के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, अब जश्न का माहौल है तो आप जा रही हैं। सूर्यांशी बोली, आपकी बात सही है, पर मेरे पिताश्री का जन्मदिन में बस एक दिन शेष है, तो काफ़ी सारी तैयारियां करनी हैं, पूरे राजमहल को सजाना है और हमारी ज़रूरत पड़ेगी। उर्वशी कहने लगी, ठीक है सखी, अगर आपकी ज़रूरत आपके पिताश्री को है तो जाइए, लेकिन हाँ, हमसे मिलने मेरे कुंवर सा बलदेव राज के महल दक्षपुर ज़रूर आना, नहीं तो हम आपसे कभी बातें न करेंगे। सूर्यांशी बोली, ठीक है मेरी प्यारी सखी, समय मिलते ही हम आप दोनों से मिलने दक्षपुर ज़रूर आएंगे। सूर्यांशी, उर्वशी और युवराज बलदेव राज के गले लगकर विदा लेते हुए वापस अपने राजमहल सोनपुर लौट आती है। राजकुमारी सूर्यांशी सोनपुर वापस लौटकर सीधे पिता श्री विक्रम सिंह के गले लगकर कहने लगी, पिताश्री,
हम वापस लौट आए। हमें पता था कल आपका जन्मदिन है, और हम भी अगर गायब रहे तो तैयारियां कौन संभालेगा। और आपका जन्मदिन हमारे लिए उत्सव की तरह है। महाराज विक्रम सिंह कहने लगे, कुंवरी, आपने अच्छा किया। हम संदेश भिजवाने ही वाले थे महाराज हरिवंश को कि वो आपको वापस सोनपुर भेज दें। तभी मंत्री रणविजय आकर बोले, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। महाराज, आपने पिछली प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसमें से आपने 3 युवक चुने थे। उनमें से एक युवक ने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं और हमें पता लगा है वो सेनापति के लिए उपयुक्त होगा, और बलशाली होने के साथ तेज बुद्धि वाला भी है। महाराज विक्रम सिंह बोले, कुंवरी, आप विश्राम कीजिए, तब तक हम युवक को सेनापति के लिए जांच परख कर आते हैं। चलो मंत्री जी, सेनागार की तरफ। महाराज विक्रम सिंह मंत्री जी रणविजय के साथ चले जाते हैं। महाराज विक्रम सिंह सेनागार में प्रवेश करते हैं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी ने काफ़ी दिन से अच्छा अभ्यास किया है, और आप में से एक युवक हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है, जिसे कल हम हमारे जन्मदिन पर सेनापति घोषित करेंगे। उनमें से एक सैनिक बोला, महाराज, ये तो बड़े हर्ष की बात है। हम भी सज्ज हैं हमारे सेनापति को देखने के लिए। महाराज विक्रम सिंह मंत्री जी, कल हम सेनापति की घोषणा करेंगे। उससे पहले हम एक युवक का व्यक्तिगत परीक्षण करेंगे। आप हमें थोड़ी देर उस युवक को हमारे कक्ष में भेज दीजिए। महाराज विक्रम सिंह वहाँ से अपने कक्ष की ओर लौट जाते हैं। महारानी मीनाक्षी खाना तैयार करके महाराज को परोस रही थी। तभी एक युवक आया और बोला, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। महाराज, आपने बुलाया? महाराज विक्रम सिंह बोले, हाँ, आप हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास की हैं। आपका नाम क्या है? युवक बोला, महाराज, मेरा नाम विक्रांत है, और मैं सेनापति का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह सज्ज हूँ। आप आदेश दीजिए, वैसा ही होगा। महाराज विक्रम सिंह बोले, ठीक है, तुम कुछ देर यहीं प्रतीक्षा करो, हम भोजन ग्रहण कर लें, फिर आपसे विचार विमर्श करेंगे। महाराज विक्रम सिंह थोड़ी देर बाद खाना खाकर एक तलवार विक्रांत की ओर फेंकते हुए, चलो दिखाओ अपना कौशल युवक। दोनों तलवारबाजी करने लग जाते हैं। विक्रांत महाराज विक्रम सिंह को कड़ी टक्कर दे रहा था। कुछ देर बाद महाराज बोले, ठीक है, तुम जाओ, सुबह की प्रतीक्षा करो। तुम मेरी परीक्षा में पास हुए, सुबह तुम्हारा तिलक होगा। विक्रांत वहाँ से खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। महाराज विक्रम बोले, प्रिय, क्या बात है, आज आपका मन खुश दिखाई दे रहा है।
महारानी मीनाक्षी बोली, आर्य हमारे सोनपुर पर संकट आते ही रहते हैं और उनकी वजह से कभी कभी आप हमें इच्छित वक्त नहीं दे पाते। तो आज हम सोच रहे हैं कि तभी राजकुमारी सूर्यांशी आकर बोली, पिताश्री, कल जन्मोत्सव में प्रीतमपुर के महाराज रुद्रशेष राणा जी आएंगे ना? महाराज विक्रम सिंह बोले, हाँ कुंवरी, क्यों नहीं, हमारे सभी मित्र आएंगे कल। हमने तो कनकपुर और दक्षपुर में भी निमंत्रण भिजवा दिया है। कनकपुर के महाराज कहने लगे कि उनकी बेटी का विवाह है, वो नहीं आ पाएंगे। हाँ, दक्षपुर के महाराज अमर सिंह जरूर आएंगे। लेकिन कुंवरी, आप ये सब क्यों पूछ रही हो हमसे? राजकुमारी सूर्यांशी बोली, कुछ नहीं पिताश्री, वो हम ऐसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे। हमें नींद आ रही है पिताश्री, आज्ञा दें, हम शयन कक्ष में जा रहे हैं। सूर्यांशी वहाँ से अपने शयन कक्ष की ओर लौट जाती है। उधर मुगल सम्राट जलाल खां बोले, मंत्री जी, सारी तैयारियां हो गई ना? मंत्री बोले, जी सम्राट, पूरी योजना बना ली गई है, अब सिर्फ अंजान तक पहुंचना बाकी है। मुगल सम्राट हंसते हुए, विक्रम सिंह, मैं भी देखता हूँ तो प्रजा के प्राण बचाएगा या अपने। क्या योजना बनाई जलाल खां ने विक्रम सिंह को मारने की? क्या सूर्यांशी इस बार भी नाकाम कर देगी दुश्मन के इरादे? तो जानने के लिए हमारे अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।